जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी ये कोशिश कर रही है कि ऐसा फ़ोन बनाया जाए जो अपने आप चार्ज हो। अपने आप कैसे चार्ज हो? जैसे इस रूम में रेड एफएम आ रहा है, टीवी आ रहा है, टीवी का सिग्नल आ रहा है, जियो मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है, वो सब कौन सा सिग्नल है? रेडियो। तो मोबाइल कंपनी ने सोचा कि ऐसा एक फ़ोन बनाया जाए जो इन रेडियो वेव को एनर्जी में कन्वर्ट कर ले और अपने आप चार्ज होने लगे। ऐसा ट्राई किया गया, लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो डिफेंस अलग के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। और स्टूडेंट, मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इस पे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस क्रम में हम एनडीए में, अगर आप एनडीए अप्रैल का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो 2022 का है, तो उसका सिलेबस हम लोग तेज़ी से अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं जनरल साइंस, आपका जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको, जीईटी के अंदर जो जनरल साइंस है उसके अंदर मैं फिजिक्स के अभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो फिजिक्स के टॉपिक पे स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर उठाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है और स्टूडेंट ज़्यादा चांस रहता है कि 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसके अंदर 3 को, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे इससे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म रहता है। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी इसके 2 पार्ट हमने कवर किए हैं और छोटे छोटे वो पार्ट्स है ना। आप हार्डली, जैसे ये वीडियो छोटा सा है वैसे वो पार्ट्स भी छोटे हैं, आप उनको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो उसी क्रम में जब हम अपनी तीसरी वीडियो की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे हम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद में एक वेव नहीं है, ये कई सारे वेव की कलेक्शन है। या मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है। ठीक है, और उसमें फ्रीक्वेंसी के अलग अलग कैटेगरी बना दी गई कि भाई यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को कुछ और नाम दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को कुछ और नाम दिया जाएगा, ऐसे करके कैटेगरी बना दी गई। तो उन कैटेगरीज का अलग अलग नाम है। तो उसी चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। उसी चीज़ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, हिंदी में इसको वर्ण क्रम कहते हैं, वर्ण क्रम। तो उसी स्पेक्ट्रम को आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले देख रहे हैं, ये नाम आपको जाने पहचाने लगेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको सुना होगा। तो इनको आज सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, सिस्टमेटिक वे में। और स्टूडेंट, ये अगर याद रखेंगे तो कोई भी जनरल एग्जाम हो आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा ये। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमारे रेडियो कैसे अरेंज हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले याद रखने का तरीका, याद रखने की समझ, देखिए कैसे याद किया जाए इसको। तो सबसे पहले रेडियो, माइक्रोवेव, मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ आपको। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये विवग्योर। ठीक है, विवग्योर जो आप जानते हैं, जो कलर हमें दिखाई पड़ता है, विवग्योर। फिर उसके बाद बच्चों अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। तो एक तरीका देखिए, विवग्योर से शुरू करिए बच्चों। तो इसके पीछे क्या रहेगा? रेड है तो यहाँ पे इंफ्रारेड आएगा, और इंफ्रारेड से पहले 2 वेव हैं। एक है माइक्रोवेव जो आपके खाना बनाने वाली होती है, और उससे पहले रेडियो वेव है जो कि रेडियो में, ट्रांजिस्टर में सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन में, कम्युनिकेशन में जो ये वेव यूज होती है, टेलीविजन में जो आपके वेव आते हैं वो रेडियो वेव है। ठीक है, उसके आगे बढ़िए। अगर यहाँ वी है तो वी के आगे क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो नाम सुना होगा आपका, केंटारो यूवी प्रोटेक्टेड है, हेमा मालिनी रोज कहती होंगी, तो वही यूवी रेज। वी के बाद, वायलेट के बाद क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आएगा बच्चों? एक्सरेज। नाम सुना होगा, सबने देखा होगा किसी न किसी का एक्सरेज। हाँ, फिर एक्सरेज के बाद आता है गामा रेज। गामा रेज जैसे कैंसर वगैरह में यूज किया जाता है, वो भी हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कौन से वेव की क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे स्टूडेंट, उसके अंदर हम बात करेंगे। और कॉस्मिक रेज है, ये हम तक आती नहीं और मैं कभी चाहूँगा भी नहीं कि वो हम तक आए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हमारी स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम सबको याद होना चाहिए। अब स्पेक्ट्रम का क्रम क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप बाएं से, इसीलिए सिस्टमेटिक याद होना चाहिए, किसके बाद क्या आता है ऐसे याद होना चाहिए। रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रा, इंफ्रा के बाद विवग्योर उल्टा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, ऐसे याद होनी चाहिए। अब एक बात समझिए इसमें, अगर मैं इसको याद कर लिया, मैंने इस तरह से रेडियो से शुरू किया और कॉस्मिक तक बोल दिया, तो एक बात याद रखिए कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी ये एरो जो मैंने बनाया है कि आप बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, तो आपकी 2 चीज़ होती है एक वेव के अंदर। एक वेव के अंदर 2 चीज़ आप समझिए, 2 मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति।
तो देखिए अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य में कमी आती है। तो एक भी याद कर लेंगे ना तो दूसरा वाला उसका उल्टा होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणांक जो है मल्टीप्लीकेशन जो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए एक का भी याद कर लेंगे तो दूसरा वाला उसका अपोजिट होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आपका वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। वो तो बढ़ना ही है, अगर एक घटेगा तो दूसरे को बढ़ना है। तो एक बात समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए इस पूरे स्पेक्ट्रम में ऐसे चलना है, ऐसे मैं आगे लिख नहीं पाया, लेकिन ये पूरा एक लाइन में है, यहां से शुरू होके लास्ट तक, उधर जाके फिर इधर आया, फिर वैसे गया, ये लास्ट तक। यानी इधर से अगर आप इधर चलते हैं तो आपकी वेवलेंथ घटेगी। तो मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रे का होगा, किस वेव का होगा, किस ईएफ वेव का होगा? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, कॉस्मिक का। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो कॉस्मिक का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा रेडियो का। याद रखना है ये बात, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी, वेव की डिपेंड करती हैं। तो आपको याद रखना है कि याद रखना है, कई बार एग्जाम में आएगा कि पूछेगा कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऐसे अभी आगे बात करेंगे उसकी, किसकी एनर्जी ज़्यादा। तो उसमें आपको ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, और कोई डिफिकल्टी भी नहीं है स्टूडेंट। विव की ओर से याद रखिए, तो आर के पहले इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, उसके उधर याद रखिए। वी के आगे क्या होगा, उधर वी है, वी के आगे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट होगा। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या है, एक्सरेज जो होता है स्कैनिंग वगैरह, फिर गामा रेज, कैंसर वगैरह में थोड़ा ऐसे करके याद रखोगे तो गामा रेज कैंसर वगैरह में यूज होता है। कॉस्मिक रे हम तक आए नहीं, सन से निकलती है, हम तक पहुंचती नहीं है, और ये पहुंचेगी तो फिर समझ लो गामा रेज जब वायरस को किल कर देता है, जैसे एक्सरे क्या होता है, केवल मांस में छेद करता है, हड्डियों को छेद नहीं कर पाता है। इसलिए जब जहाँ पे हड्डियों को छेद नहीं कर पाता वहाँ पे आपको क्या दिखता है, फिल्म में व्हाइट दिखता है, जब आप एक्सरे उठाते हो व्हाइट दिखता है। तो ये मांस को छेद करता है, हड्डियों को नहीं। गामा रेज हड्डियों को भी छेद देता है, इसलिए हड्डियों के अंदर भी अगर कैंसर के वायरस छुपे हुए हैं तो उनको भी किल करता है, ठीक है। और ये फिर किसको छेदेगा तुम समझ रहे होगे, जब इधर से बढ़ रहे हो उधर, तो ये आगे एक प्रॉपर्टी लिखी भी हुई है, पेनेट्रेशन, तो फिर ये क्या करेगा, खत्म, टाटा बाय बाय, लास्ट वाली स्थिति ये है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ये याद रखना। अब इसके ऊपर कुछ आधारित प्रॉपर्टीज देखो, कुछ इसके ऊपर आधारित प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहले है एनर्जी पर फोटोन। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी पर फोटोन। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एनर्जी पर फोटोन में कि ये H जो होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक का नियतांक है, ठीक है। और ये F क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप देख रहे हो एनर्जी पर फोटोन किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। अगर फोटोन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी के लिए बस इतना समझो कि एनर्जी जो है, कौन सी वेव कितना एनर्जी रखेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी को रखेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी को कौन रखेगा, कॉस्मिक, तो ये आती ही नहीं। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रखेगा, गामा। सबसे कम एनर्जी को कौन रखेगा, रेडियो। अब हम एक बात बताएं, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी ये कोशिश कर रही है कि ऐसा फोन बनाया जाए जो अपने आप चार्ज हो। अपने आप कैसे चार्ज हो, जैसे इस रूम में रेड एफएम आ रहा है, टीवी आ रहा है, टीवी का सिग्नल आ रहा है, जियो मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है, वो सब कौन सा सिग्नल है, रेडियो। तो मोबाइल कंपनी ने सोचा कि ऐसा एक फ़ोन बनाया जाए जो इन रेडियो वेव को एनर्जी में कन्वर्ट कर ले और अपने आप चार्ज होने लगे। ऐसा ट्राई किया गया, लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया बच्चों, क्योंकि इसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की सबसे कम है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये काम हो नहीं पाया। अगर ऐसा मान लो, ऐसा विजुअलाइज करो कि अगर ऐसा हो पाता कि हम मोबाइल में एक्सरे यूज कर रहे होते, तब ये टेक्नोलॉजी अभी तक संभव हो गई होती, लेकिन मोबाइल में एक्सरे यूज कर रहे होगे तो रोज तुम्हारा स्कैनिंग होगा, बाहर निकलोगे तो स्कैनिंग होगा, फिर हम नहीं रहेंगे, ठीक है। एक और समस्या भी है, लेकिन अगर एक्सरे यूज करेंगे तो फिर यही लोग रहेंगे, हम तो नहीं रह पाएंगे, आपका मोबाइल ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये बहुत फैटल्स हैं। एक्सरेज भी अगर आप बार बार कराते हैं तो ये बहुत आपके लिए हार्मफुल है, ऐसी बात नहीं। अल्ट्रावायलेट के बाद सारी रेज आपको अल्ट्रावायलेट इंक्लूडिंग हार्मफुल है, ठीक है। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यूट्यूब पे कुछ महारथी हैं, वो दो फोन रख के बीच में अंडा रखते हैं, सब कहते हैं कि अंडा उबल गया। दो फोन बीच में ऐसे रखें, कहेंगे सब अंडा उबल गया। अरे दो फोन बीच में रखने से अंडा कैसे उबल जाएगा भाई,
रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, बहुत कम है ना। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी एनर्जी कहाँ गई, अंडा उबाल दी। अब आगे देखो बच्चों, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन की बात हालांकि मैं पहले ही कर चुका हूँ कि इधर वाला देखो बच्चों, इधर से पेनेट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल पेनेट्रेशन। जो एनर्जी का मैटर वहीं फ्रीक्वेंसी में पेनेट्रेशन का भी मैटर, पेनेट्रेशन का भी मैटर है फ्रीक्वेंसी से। तो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट कौन करेगी, कॉस्मिक, सब कुछ खत्म। एक्सरेज का जानते हो, जैसे मैंने कहा कि फ्लेश को, आपके मांस को छेद देगी लेकिन हड्डियों को नहीं। तो जहां नहीं छेदता है वहां व्हाइट कलर दिखता है, जिससे आप पहचानते हो, ठीक है। तो पेनेट्रेशन भी याद रखना। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके ऊपर, 3 रेज दे दिया जाएगा, 3 वेव दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर में कौन से सही हैं। तो उसमें ऐसे दे देगा भाई पेनेट्रेशन का असेंडिंग ऑर्डर किसका सही है। तो बेटा आपको 3 वेव देगा, याद रहेगा सीक्वेंस, तब तो आप जज कर पाओगे कि किसके आगे कौन है। तो सीक्वेंस जैसे मैं 3 वेव दे दूं बेटा, मैं कह दूंगा भाई कि चलो एक्सरेज है, इंफ्रारेड है और गामा रेज है। एक्सरेज, इंफ्रारेड, गामा रेज है। अब इसमें अरेंज करो किसके आधार पर, पेनिट्रेशन पावर के आधार पर। किस आधार में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब किसका ज़्यादा होगा पेनिट्रेशन पावर। तो गामा सबसे पहले, उसके बाद एक्सरे और उसके बाद इंफ्रा। तो ऐसे अरेंज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कौन आगे कौन पीछे है। इसीलिए बोला कि स्पेक्ट्रम याद रखो कि स्पेक्ट्रम की कुछ अब इसी में कह दूँ एनर्जी के हिसाब से अरेंज करो। एक साल क्वेश्चन आ गया था, यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ एनर्जी के आधार पर 3 वेव दे दिया था, इंफ्रा, माइक्रो और एक्सरेज। बोला था अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बना दिया था ना। तो उसके लिए आपको सावधान रहना है, ये सब प्रॉपर्टी जो स्पेक्ट्रम पे आधारित है उनको ध्यान देना है। तो पेनिट्रेशन पावर भी किसका ज़्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब उधर आ जाओ, एक चीज़ होता है स्कैटरिंग। जैसे सुनो, रेड कलर कहते हो कि सबसे दूर दिखाई पड़ता है, तो इन सब दिखने वाले कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, दिखने वाले कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। तो इसलिए रेड दूर से दिखाई पड़ता है। जितने भी डेंजर के सिग्नल है सब रेड में बने होते हैं ना। डेंजर के जितने भी सिग्नल है सब रेड में बने, तो क्यों, क्योंकि ये दूर से दिखाई पड़ता है, वेवलेंथ ज़्यादा है इसका। तो ऐसा वेवलेंथ दूर, तो ये मीडियम में, जैसे माध्यम है, कुहरा है, उसमें जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा, उसमें घुलेगा नहीं। और घुलेगा नहीं मतलब ये दूर तक ट्रेवल करता है। रेडियो, ये आर क्या करता है, दूर तक ट्रेवल करता है। तो सोचो आर से कितना पहले रेडियो है, तो रेडियो भी तो इसलिए दूर तक ट्रेवल करता है। देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस मोबाइल में जियो का सिम आ रहा है, जियो का नेटवर्क आ रहा है, एयरटेल का आ रहा है, कितना सारा इस रूम में ऑब्स्टिकल है, बाधा है, कितनी सारी चीज़ें, दरवाज़ा बंद है, फिर भी जियो का नेटवर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका स्कैटरिंग सबसे, स्कैटरिंग मतलब फैलना, माध्यम में फैलना, जो मीडियम है उसके अंदर फैलना, तो इसका स्कैटरिंग सबसे कम हो रहा है। तो स्कैटरिंग सबसे कम जिसका होता है वो दूर तक जाता है। तो देखो मैं एक बात और कह रहा था कि अगर एक्सरे का टावर लगाते तो एक्सरे का क्या था, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम था, तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता। तो अभी एक टावर लगा दे रहे हो तो 2-3 किलोमीटर के रेंज को कवर कर ले रहे हो। जब एक्सरे का टावर लगाते ना, एक्सरे का एक टावर जब लगाते, जैसे मान लो एक्सरे से मोबाइल चलता, तो एक्सरे का एक टावर लगाते तो हर 10 घर बाद एक टावर लगाना पड़ता, हर 10-15 घर बाद एक टावर लगाना पड़ता। क्यों, क्योंकि एक्सरे डिजॉल्व हो जाएगी मीडियम में, स्कैटर हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी मीडियम में, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेडियो को यूज करने का एक कारण ये भी है बच्चों कि इसका स्कैटरिंग। हाँ एक बात और बता दो, कुछ बातें, कुछ महारथियों की बातें। पेनिट्रेशन बोलते हैं ये लोग कि रेडियो वेव का पेनिट्रेशन पावर होता है। हाँ मैं मानता हूँ, अगर तुम टावर के पास हो तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज रेडियो बेचारी तो इतनी शरीफ है कि सोचो ना, स्पेक्ट्रम में इधर पड़ी हुई है, उसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, सबसे कम होगा। वो तो पेनिट्रेट भी नहीं कर, तुम्हारी स्किन को नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी, खोपड़ी को पेनिट्रेट करने की बात कहाँ से आ गई। हाँ लेकिन अगर बहुत पास हो रेडिएशन के तो उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। उस समय पे मैं मान सकता हूँ डेंजरस है थोड़ा सा भाई, तो टावर से थोड़ा लोग दूर रहना। बाकी रेडियो उतनी डेंजरस नहीं है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ स्पेक्ट्रम पे आधारित प्रॉपर्टीज़ है और नेक्स्ट क्लास में हम इनके यूज को बताएंगे अगर संभव हो। तो देखो एक बात और बता रहे हैं, कभी अगर भूल जाओ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या घटता है क्या बढ़ता है, तो इससे याद रखा करो, रेड से। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना, और रेड कलर इधर लिखा हुआ है, वी उधर लिखा हुआ है, तो रेड से वी जाओगे तो वेवलेंथ घटेगा ना, यानी पूरे सीरीज में ऐसे जाएगा। इधर अगर कभी भूल जाओ तो इससे कंफर्म कर लो, जो यहाँ पे लिखा हुआ विवग्योर उससे कंफर्म कर लो, ठीक है। अगर पॉसिबल है बच्चों तो इसका वेवलेंथ याद रखना, इसका वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ होगा 760 नैनोमीटर। कितना, 760 नैनोमीटर। इसका कितना होगा, इसका होगा 400 नैनोमीटर। कितना, 400 नैनोमीटर। तो रेड का 760, वायलेट का 400, तो ये सब इसके बीच में होगा, ये सब इसके बीच में होगा। रेड का 760 नैनोमीटर जानते हो ना, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इन सब के कभी एक साल क्वेश्चन
कि कौन सा वेवलेंथ दिखाई पड़ेगा। तो जो वेवलेंथ इनके बीच में पड़ रहेगा वो दिखाई पड़ेगा। देखो EM वेव सारी नहीं दिखेगी, इधर की सारी नहीं दिखती है, ये तुम्हारे शरीर से निकलता है, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक वो रात वाला चश्मा ना लगाओ जो उरी वगैरह में यूज किए थे लोग, वो जब तक नहीं यूज करो तब तक दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको याद रखना केवल यही वाली चीज़ हमको दिखाई पड़ेगी, ना आगे की ना पीछे की, ये दिखाई नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो इसका वेवलेंथ याद रखना, जो वेवलेंथ हमें दिखाई पड़ता है तरंग दैर्घ्य, वो तरंग दैर्घ्य है, उसको याद रखना, ठीक है, समझ गए। अब एक सवाल पूछा जाता है भाई कि सबसे स्पीड किस वेव का ज़्यादा होगा। देखो सबका स्पीड सेम रहेगा, ये बात भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पूछेंगे इन तीनों में इसका दे दे, इसका स्पीड VR है, इसका स्पीड VX है, इसका स्पीड VC है, बताओ किसका ज़्यादा होगा। तीनों का सेम कहना, ठीक है। तो बच्चों क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे निर्भर करता है ना, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे में जानते हो C = λf, तो एक मीडियम में EM वेव का रफ्तार तो फिक्स ही होता है, C फिक्स ही होता है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, और कोई भी दिक्कत होता है व्हाट्सअप करो, खोपचे में मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद।